नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्रा, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों को अन्य पृथ्वी के प्रभेद के संबंध में कहे हुए थे। आज पुनः शास्त्री प्रथम खंड जलस्य किंग लक्षणम कति भेदाः के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र, जलस्य किंग लक्षणम शीत स्पर्शवत्य आपः सा द्विविधा नित्याः अनित्याश्च। नित्याः परमाणुरूपाः, अनित्याः कार्यरूपाः, पुनस्त्रिविधाः शरीर इंद्रिय विषय भेदात्। शरीरं वरुणलोके इंद्रियं रसग्राहकं रसनं जिह्वाग्रवर्ती विषयः सरित समुद्रादिः। जलस्य किंलक्षणं कति भेदाः इति जिज्ञास्याः मूले शीत स्पर्शेत्यादि शीत स्पर्शवत्वं जलस्य लक्षणं मित्यर्थः। शीतपदानुपादने उष्णादि स्पर्शमादाय तेज आदौ अतिव्याप्तिः स्यात्। अतः तदुक्तं स्पर्शपदं स्पष्टार्थं गन्धवत्वमित्यत्रे वात्रापि आश्रयत्वं समवायेन बोध्यं। तेन न कालिकमादाय कालेति व्याप्तिः। अत्रापि शीत स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वं लक्षणं बोध्यम्। अन्यथा उत्पत्तिकालीन जले व्याध्यात्पत्तेः तदुक्तौ च जलत्व जातिमादाय दोष परिहारः अन्य व्याख्या पूर्वद बोध्या। जिसका स्पर्श शीतल हो उसे जल समझना चाहिए। अन्य द्रव्यों में शीतलता की उपलब्धि जल संबंध से ही होती है। यहाँ भी शीत स्पर्श वत्व का अर्थ शीत स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप जातिमत्वम समझना चाहिए। तादृश जातिपद से जलत्व को लेकर समग्र जल में लक्षण समन्वय समझना चाहिए। जल भी नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार का है। अनित्य जल शरीर आदि भेदों से तीन प्रकार का होता है। वरुण आदि का शरीर जलीय है, जिह्वाग्र अवस्थित रसना जलीय इंद्रिय है, अन्य सभी जल विषय रूप है। यहाँ विशेष वक्तव्य है कि पृथ्वी के समान जल भी द्रव्य पदार्थ है। जिसमें स्वाभाविक शीतल स्पर्श हो उसे जल समझना चाहिए। अन्यत्र जहाँ भी शीतल स्पर्श उपलब्ध होता है वह जल के सम्मिश्रण से ही प्रतीत होता है। जैसे चंदन आदि की शीतलता वस्तुतः जल के संपर्क से ही प्रतीत होती है। सीताकुंड गौरीकुंड आदि का जल यद्यपि उष्ण पाया जाता है तथापि उसकी वह उष्णता स्वाभाविक नहीं। गंधक आदि उष्ण खनिज द्रव्यों के संपर्क से ही वह उष्ण प्रतीत होता है। वह उष्ण जल भी कुंड से निकलकर अलग रख देने पर क्रमशः शीतल ही हो जाता है। अतः मानना पड़ेगा कि जल का शीतल स्पर्श स्वाभाविक है, उष्णता उसमें आगंतुक है। जल में द्रव्यत्व भी स्वाभाविक है। द्रव्यत्व का भी अपर नाम तरलता है। इस तरलता के ही कारण जल का कोई खास आकार नहीं होता। आधार के अनुसार ही जल धारण करता है। यदि किसी त्रिकोण पात्र में जल रख दिया जाए तो वह भी त्रिकोण प्रतीत होता है। आधुनिक अन्वेषकों का कहना है कि जल में यह विशेषता है कि इसमें पदार्थों का गुरुत्व घट जाता है, अर्थात पदार्थों में भारीपन के बदले हल्कापन आ जाता है। क्योंकि घड़े भर कोई वस्तु जल के बाहर उठा ले जाने में जितना आयास होता है उससे कहीं कम आयास होता है उसी को जल में उतरा डुबा कर ले जाने में। परंतु विचार करने पर यह संगत नहीं मालूम होता कि जल में किसी वस्तु के
वजन में कमी हो जाती है। अन्यथा जल से बाहर करते ही फिर उसी वस्तु में उतना ही भारीपन कहाँ से आ जाता है। यह सही है कि जल में और उसके बाहर भरे घड़े में भार की न्यूनता और अधिकता का भान होता है एवं आयास में भी तारतम्य होता है, किंतु भान और वास्तविकता दोनों एक नहीं। मरुमरीचिका में जल का भान होता है परंतु तत्वतः वहाँ जल नहीं। जल में पदार्थ के वजन में जो कमी मालूम पड़ती है उसका कारण है जल की विलक्षण धारण शक्ति, जिसके सहारे वह नौका, जहाज आदि भारी से भारी पदार्थों का भी धारण कर सकता है। जल से विघारित होने के कारण ही जल में किसी पदार्थ का भार घट गया सा मालूम पड़ता है। जैसे कोई भारी वस्तु जब एक ही मनुष्य उठाता है तब जितना भार मालूम पड़ता है उतना अधिक मनुष्यों से मिलकर उठाने पर नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि आयास बढ़ जाता है परंतु उस वस्तु में गुरुत्व उतना ही रहता है। उसी प्रकार जल के भीतर और बाहर भी किसी पदार्थ का भार एक सा ही रहता है, बदलता नहीं। केवल भान होता है कि भार में तारतम्य हुआ। अपने संपर्क में आने वाली वस्तु में ताजगी बनाए रखना जल द्रव्य का प्रधान गुण है। तो प्रियांशु छात्र, अब जल के प्रभेद के संबंध में कहते हैं। जल के प्रभेद के संबंध में कहते हैं, प्राच्य पदार्थ शास्त्रियों ने पृथ्वी द्रव्य के समान जल द्रव्य को भी नित्य जल और अनित्य जल रूप से दो भागों में विभक्त किया है। नित्य जल वह है जो परमाणु शब्द से अभिहित होता है। अविभाज्य जल कण परमाणु जल कहलाता है। वह नित्य क्यों है, परमाणु क्यों कहलाता है, इत्यादि प्रश्नों के उत्तर वैसे ही समझने चाहिए जैसे पृथ्वी परमाणु के विचार स्थल में दिए गए हैं। आधुनिक वैज्ञानिक जलीय परमाणु नहीं मानते, क्योंकि उनके मत से जल कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं। उनका कहना है कि दो प्रकार के वायु के संयोग से जल बन जाता है। यह आज प्रत्यक्ष देखा जाता है। अतः जैसे दही कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं, दूध का ही रूपांतर है, वैसे ही वायु के संयोग से उत्पन्न होने वाला जल भी कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं। किंतु प्राचीन पदार्थ शास्त्रियों का अभिप्राय यह है कि परमाणु अत्यंत सूक्ष्म है। जिन वायु द्वय के संयोग से प्रत्यक्ष सिद्ध स्थूल जल की उत्पत्ति देखी जाती है उनमें भी अति सूक्ष्म जलीय परमाणु होते ही हैं। जलीय द्वैनुक, त्रैनुक आदि अवयवी जल द्रव्य की उत्पत्ति होकर ही स्थूल जल की उत्पत्ति होती है, क्योंकि उपादान और उपादेय का साजात्य द्रव्यों के उत्पादन में अपेक्षित है। परमाणुओं से विजातीय द्रव्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि वायु में उड़ते दो पार्थिव कण जुटकर पार्थिव द्रव्य ही उत्पन्न करते हैं एवं तादृश दो तेजस कण मिलकर तेजस द्रव्य ही विजातीय द्रव्य नहीं, तो जलीय परमाणु रहित दो वायु भी संयुक्त होकर वायु ही उत्पन्न करेंगे, जल नहीं। अतः मानना ही पड़ेगा कि दोनों वायु में अति सूक्ष्म जलीय परमाणु रहते हैं जो परस्पर जुटकर स्थूल जल की उत्पत्ति करते हैं। अतः जल को भी पृथ्वी आदि के समान ही स्वतंत्र द्रव्य मानना चाहिए। इसकी पोषिका अन्य भी युक्तियां हैं। यथा जल सूख कर क्या हो जाता है, क्या वह फिर वायु बन जाता है या सूर्य रश्मि से ऊपर खींच लिया जाता है। यदि कहा जाए कि वह वायु बन जाता है तो जल से वायु की उत्पत्ति होती है या वायु से जल की, इसका निर्णायक क्या होगा। यदि कोई नहीं तो जल ही स्वतंत्र और वायु ही अस्वतंत्र द्रव्यों क्यों न माना जाए। सूर्य रश्मि से जल ऊपर खींच लिया जाता है। यदि यह कहा जाए तो मानना ही पड़ेगा कि अति सूक्ष्म जलीय परमाणु ऊपर उड़ते रहते हैं। फिर तो वायु के साथ उनका होना और उनके संयोग से स्थूल जल की उत्पत्ति भी स्वाभाविक ही है। अतः वायु के समान जल भी स्वतंत्र द्रव्य एवं जलीय परमाणु से द्वैनुक आदि क्रम से स्थूल जल की उत्पत्ति भी स्वीकरणीय है। तो प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में बस इतना ही। पुनः इस आगे की कक्षा में हम आपको तेजसः किं लक्षणम
केचौ भेदा के संबंध में कहेंगे। इति।